नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्रदीप कुमार जी हैं, आलम राजपूत हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप कुमार जी का, आलम राजपूत जी का और त्रिवेंद्र साहू जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी आ जाएंगे, फिर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं जी। किरण यादव हैं, वेरी गुड मॉर्निंग किरण जी। राहुल गौतम जी हैं, प्रीति जी हैं और संग्राम बत्ती जी हैं, राहुल कुमार हैं, जीतू कुमार हैं, ऋषभ जी हैं, राजेश हैं, रिमझिम हैं और आसिफ राजपूत हैं। चलिए ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास है, एकदम जबरदस्त है। सौरभ कश्यप, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, ठीक है, बहुत बहुत सुभाशीष आपको, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। आइए क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है जी। थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो रखी है ना, ब्राइटनेस हल्की सी ज़्यादा है तो आपकी आंखों में वो आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है ना? अब बिल्कुल ठीक है, ओके। चलो, तो सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं। नमस्ते जी, ठीक है, सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्ते और सभी को बहुत बहुत शुभाशीष आपको। चलिए, खुशबू, साक्षी राज, बेटा ठीक हो तुम लोग? चलिए, आइए यहाँ चलते हैं हम। और यहाँ चलने के क्रम में, ठीक है, प्रज्ञान बैच। और आज का हमारा टॉपिक बताओ आप लोग। कल मैंने बताया था प्रज्ञान बैच, कल मैंने बताया था कि आज का हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। ठीक है, पहले से ही मैं डिस्कस करके गया था। आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि क्या है आज का हमारा टॉपिक। तो आप बोलेंगे सर आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक सर्विस कमीशन। आज हम लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। लोक सेवा आयोग, ठीक है जी। तो सभी लोग तैयार हैं लोक सेवा आयोग के लिए? ठीक है, आज हम लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लोक सेवा आयोग है जी। ओके, यूपीएससी और एसपीएससी, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं यहां पर। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 14 है। देखिए, समझना आप कौन सा। भारतीय संविधान का भाग 14 है। हालांकि यूं तो भाग 14 का जो विस्तार है वो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है, लेकिन भाग 14 में जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, इसका बाबू, भाग 14 में जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान, ठीक है, आर्टिकल 315 से लेके और 323 तक है। ठीक है, 315 से लेके 323 तक है जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर आई, समझ में आई आपको। लेकिन इससे पहले एक आर्टिकल 312 है, ठीक है, उस आर्टिकल 312 को समझ लेते हैं। ठीक है ना, वो 315 से पहले देखो मैंने क्या बोला। यूं तो भारतीय संविधान में भाग 14 का जो विस्तार है वो 308 से लेकर 323 तक है, लेकिन जो उसमें लोक सेवा आयोग वाला जो उपबंध है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो प्रोविजन है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला प्रोविजन 315 से लेकर 323 में है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे तो एक आर्टिकल 312 है। ठीक है, इसके बारे में आप समझेंगे। आर्टिकल 312 में कह रखा है, 312 में बोला हुआ है कि संसद को संघ एवं राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। संसद को संघ एवं राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब, ठीक है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, ये सब अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, विभिन्न
वरीयता के आते हैं, जिनका काम होता है सर्व द कंट्री, शासन प्रशासन में, ठीक है, देश का देश की सेवा देना, ठीक है, सर्व करना, ये उनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 315 एक बार लिख लेते हैं कि संसद को, सॉरी 312 को देख लेते हैं, माफ करना, भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 देख लेते हैं, क्योंकि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात कही गई है। तो मैं सीधा सीधा भी लिख सकता था कि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है, समझ रहे हो, मैं सीधा सीधा भी लिख सकता था कि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है, लेकिन जो पूरा आर्टिकल है, जो उसकी संवैधानिक विषय वस्तु है, मैं पूरी मैं आपको बता रहा हूं कि 312 में है संसद को संघ एवं राज्यों के लिए, संसद को संघ एवं राज्यों के लिए एक या एक से अधिक, संघ एवं राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। अधिकार है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। ठीक है, तो संसद को संघ एवं राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर मैं लिखता हूं कि भाई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, समझना मेरे प्यारे बच्चे, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। क्या कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन बोलता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो इससे संबंधित रेजोल्यूशन जो है ना, अगर एक, ठीक है, या एक से अधिक राज्यों में या संघ में आपको अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने से संबंधित प्रस्ताव आपको सर्वप्रथम राज्यसभा में लाना होगा। सर्वप्रथम, ठीक है, राज्यसभा में लाना होगा। ठीक है, राज्यसभा बेटा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे यदि पास कर दे, ये बात ध्यान रखना है, राज्यसभा बेटा अगर अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से इसे पास कर दे और लोकसभा केवल साधारण बहुमत से बच्चे इसको अपनी स्वीकृति दे दे, सहमति दे दे, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो जाता है। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित जो सबसे पहला प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो कहां पर लाना होगा बेटा? राज्यसभा में लाना होगा। अब ये ध्यान रखना कि लोक सेवा आयोग जो है, ठीक है, लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है। मैं साथ ही साथ आपको बताता चला जा रहा हूं, संवैधानिक आयोग है। ठीक है, संवैधानिक, ठीक है ना, संवैधानिक। संवैधानिक आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, एक संवैधानिक आयोग है। लोक सेवा आयोग क्यों एक संवैधानिक आयोग है? क्योंकि भैया बाकायदा भारतीय संविधान के भाग 14 में 315 से लेकर 323 में इसकी संरचना, कार्य, शक्तियां, इन सभी का उल्लेख किया गया है। इसकी संरचना,
इसके कार्य और इसकी शक्तियां, इसकी संरचना, कार्य, शक्तियां इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इसकी संरचना, कार्य, शक्तियां इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो मैंने इसलिए बोला मेरे प्यारे बच्चे कि कैसा आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है ना, क्योंकि बाकायदा इसके बारे में ये किया गया है। अब यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है, ये संघ लोक सेवा आयोग क्या है बेटा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहा होगा कि सर कभी हमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूं बच्चे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वह एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। क्या है बेटा? केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। सीधी सी बात, जो आपकी भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो अखिल भारतीय सेवाओं के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करती है। जो बेटा क्या करती है? अखिल भारतीय सेवाओं के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करती है। अधिकारियों की भर्ती करती है। ये बात समझ में आ रही है? तो केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो अखिल भारतीय सेवाओं के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करती है, मतलब आईएएस, आईपीएस वगैरह बेटा इन सब की भर्ती करती है ना। अब इसके लिए, भर्ती करने के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चे? परीक्षाओं का संचालन, ठीक है ना, यूपीएससी की परीक्षाओं का संचालन करती है उनका, ठीक है ना, संपादन करती है उनका, ठीक है ना, उनका नियंत्रण करती है, निर्देशन करती है। और आज तक, देखिए आज तक के भारतीय इतिहास में मेरे प्यारे बच्चे कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीएससी पर इस तरह का आरोप लगा हो कि यूपीएससी ने धांधली की या यूपीएससी ने जो है ना बेटा ऐसा किया वैसा किया। आमतौर पर देखिए जो और राज्यों में, जो राज्यों के अपने राज्य लोक सेवा आयोग हैं या जो और भर्ती बोर्ड है, उन पर जो आरोप लगते हुए आए हैं ना, आज तक यूपीएससी पे नहीं लगा। यूपीएससी का पेपर ना कभी आज तक लीक हुआ बेटा, ठीक है, कोई लीक भी नहीं हुआ। और इतना फेयर प्रोसेस होता है, इतना फेयर प्रोसेस होता है, गजब ही, मजा आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देखो, ध्यान रखना, हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। पीएससी के अंतर्गत बेटा हम तीन चीजें पढ़ेंगे, यूपीएससी, एसपीएससी और आपका जेपीएससी। आप कहेंगे सर जेपीएससी क्या है? देखिए ऊपर के दोनों तो समझ में आ गए होंगे, लेकिन जेपीएससी क्या है? देखो ये जो पीएससी का मतलब होता है लोक सेवा आयोग, मतलब लोक सेवा आयोग, मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहता हूं, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए जिन प्रशासनिक अधिकारियों का बेटा अपॉइंटमेंट किया जाता है, समझना, ठीक है, उनकी भर्ती एजेंसी है पीएससी। लोगों की सेवा करने के लिए, इसलिए सिविल सर्वेंट बोला जाता है उनको। सिविल का मतलब होता है नागरिक, नागरिकों के सेवक हैं ये, नागरिकों की सेवा करना इनका मूलभूत कर्तव्य होता है। जबकि होता क्या है कि नागरिकों पर रौब झाड़ते हैं ये लोग। ठीक है भैया, तो अब इसमें यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसको बोलेंगे संघ लोक सेवा आयोग बेटा, संघ लोक सेवा आयोग इसको बोलेंगे, है ना, संघ लोक सेवा आयोग। एसपीएससी स्टेट, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग।
तो राज्यों के अपने अलग अलग लोक सेवा आयोग होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग। और फिर आता है जेपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग, जीपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा आर्टिकल 315, क्योंकि 315 से ही तो कहानी शुरू हुई। 315 में क्या है? 315 बोलता है जी बेटा, 315 बोलता है कि संघ और भारत के राज्यों के लिए देखिए एक लोक सेवा आयोग होगा। मतलब संघ और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है 315 में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात है बेटा यहां पर। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा है। समझ में आ रही है बात? 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात है। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, 316 में उनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में चर्चा है। में नियुक्ति एवं कार्यकाल, तो 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और 316 में नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में चर्चा है। समझ पा रही है? अब नियुक्ति एवं कार्यकाल तो देखो यहां पर लिख दो बेटा यूपीएससी। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम। ठीक है, यूपीएससी। यहां पर लिख देते हैं एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी। और यहां पर लिख देते हैं बेटा ठीक है जेपीएससी, मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति है तो उनकी सहमति के आधार पर उन राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक है ना, दो या दो से अधिक राज्यों की अगर सहमति है तो उनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। चलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे यूपीएससी, जीपीएससी और एसपीएससी के कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है बच्चे, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं बेटा, राष्ट्रपति करते हैं। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करेगा और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये बात आ रही है समझ में? तो नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में हम इतना समझे, नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में हम इतना समझे कि सबसे पहले हमने देखा कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा अध्यक्ष एवं सदस्यों का। तो यहां पर यूपीएससी का राष्ट्रपति, एसपीएससी का राज्यपाल करेगा। ठीक है, और जीपीएससी का भैया कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो एक लोक सेवा आयोग है ना, उसका भैया राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब कार्यकाल, कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। आप समझ गए होंगे जब मैंने यहां पर 6,65 लिखा तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि सब 6 वर्ष का कार्यकाल है। वैसे क्या है कि वैसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन अगर इसी बीच 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। वैसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसी बीच 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। तो 6,65। फिर राज्यपाल पे आते हैं। राज्यपाल है 6,62। वैसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसी बीच में 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। वैसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसी बीच में 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। फिर है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसका भी वही है कि 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसी बीच में 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है
तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 6 वर्ष का कार्यकाल है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि भैया इतना समझना है कि जेपीएससी और एसपीएससी का कार्यकाल समान है। यूपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसी बीच अगर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। अब सीधे सीधे एक एक बार हम आर्टिकल पर जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 317 317 में है कि जो माननीय, ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य होंगे इन लोक सेवा आयोग के, ठीक है ना, उनका सस्पेंशन, ठीक है ना, और उनका रिमूवल, मतलब उनका सस्पेंशन और रिमूवल का मतलब हो गया कि उनकी, ठीक है, पदच्युति एवं, ठीक है ना, हटाया जाना, पदच्युति एवं हटाया जाना। अब इस बारे में भी आप समझ लो कि पदच्युति और हटाया जाना कैसे होता है। देखो, अगर, ठीक है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है यूपीएससी, ध्यान रखना, यूपीएससी का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है या फिर लोक सेवा आयोग का, मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी सदस्य है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य है, तो इनका जो रिमूवल होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा होगा रिमूवल। लेकिन पता क्या, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, मैं आगे बताऊंगा इसमें, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी कि भैया लगाए गए आरोपों में सच्चाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई, जो आरोप लगे थे अध्यक्ष या सदस्य पर वो बिल्कुल सच्चे हैं, वो बिल्कुल अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति हटा देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि सारे आरोप निराधार निकले, तो फिर भैया तुम नहीं हटा सकते, तो फिर तुम नहीं हटा सकते, है ना। चलिए, फिर 318 है। 318 में पहले आर्टिकल देख लो। 318 है, 318 में उनके सेवा शर्तों के लिए नियम बनाना, सेवा शर्तों के लिए नियम बनाना 318 में है। सेवा शर्तों के लिए नियम बनाना 318। फिर 319 आता है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें है कि सदस्य ना रहने पर भी, अगर आप सदस्य नहीं हैं तो सदस्य ना रहने पर, ठीक है, आप पद धारण नहीं कर सकते। सदस्य ना रहने पर आपको पद धारण करने की मनाही है, पद धारण करने का निषेध है 319 में। सदस्य ना रहने पर, सदस्य ना रहने पर पद धारण करने का निषेध है। सदस्य ना रहने पर पद धारण करने का निषेध है, ठीक है। 319, ये बात समझ में आ रही है? अगर आप सदस्य नहीं है तो सदस्य ना रहने पर मेरे प्यारे बच्चे पद धारण करने का निषेध है, फिर आप पद धारण नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 320 है। 320 में बेटा लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। कार्यों का वर्णन है, कार्यों का वर्णन 320 में, ठीक है। उसके फंक्शंस के बारे में बोला है 320 में, उसके कार्यों का वर्णन किया गया है कि क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। इसके बाद अगर लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार करना है तो लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये 321 में बोला है। लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार की शक्ति, लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार की शक्ति किसके पास है? लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति राष्ट्रपति की। तो लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कि राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति है कि राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित कर सकता है। राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के कार्यों को बेटा विस्तारित कर सकता है,
तो लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसके बाद फिर लोक सेवा के जितने भी व्यय हैं उनके लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के लोक सेवा आयोग के जितने भी व्यय हैं, लोक सेवा आयोग के जितने भी व्यय हैं उनके लिए बेटा एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी। लोक सेवा आयोग के व्यय के लिए सचिव की नियुक्ति का प्रावधान है। सचिव का काम ही होगा कि लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित कार्यों की वह समीक्षा करे। ठीक है, व्यय से संबंधित कार्यों की समीक्षा करे। और उसके बाद 323 आ जाता है। 323 है जिसमें लोक सेवा ठीक है अपनी रिपोर्ट्स जारी करेगा। रिपोर्ट्स ठीक है ना, संघ के संबंध में राष्ट्रपति को देगा और राज्यों के संबंध में बेटा वह राज्यपाल को देगा। अपनी रिपोर्ट जारी करेगा, संघ के संबंध में राष्ट्रपति को देगा, राज्यों के संबंध में वह राज्यपाल को देगा। तो यह है आर्टिकल, मतलब ये फॉर्मेलिटी है। ये आर्टिकल आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं। बस समझ में आ रही है? बस मैंने आपको बता दिया कि 370 में पदच्युति हटाया जाना है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, इसमें पदच्युति हटाया जाना है, इसमें है कि इनकी सेवा शर्तों के लिए नियम बनाना। 318 में लोक सेवा आयोग के ठीक है जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और प्लस ठीक है जो भी उनके सचिवालय होते हैं उसके अंतर्गत जो भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं तो उनके लिए नियम बनाना। तो लोक सेवा आयोग अपनी सेवा शर्तों के लिए स्वयं नियम बना सकता है, इतना अधिकार है लोक सेवा आयोग को। अगर कोई भी व्यक्ति सदस्य ना रहे तो वे पद धारण नहीं कर सकता। इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है कि लोक सेवा आयोग के क्या क्या प्रमुख कार्य होंगे, प्राथमिक और क्या क्या द्वितीयक कार्य होंगे। लोक सेवा आयोग के कार्यों को बेटा विस्तार करने की शक्ति जो है ठीक है वो राष्ट्रपति के पास है। अगर लोक सेवा आयोग के कार्यों में किसी प्रकार का कोई विस्तार करना है, उसको किसी और दूसरा डिपार्टमेंटल कार्य सौंपना है तो ये अधिकार राष्ट्रपति का होगा, लेकिन राष्ट्रपति इसका जो प्रयोग करेगा बेटा वो मंत्रिपरिषद और सरकार की सलाह पर करेगा। लोक सेवा आयोग के एक्सपेंडिचर के लिए एक सचिव के पद के गठन करने की बात कही गई है कि एक सचिव होगा। और लोक सेवा अपनी रिपोर्ट जो है संघ के संदर्भ में वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्यों के संदर्भ में वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। ठीक है, ये है मेरे प्यारे बच्चे। देखो ये तो हो गया कि हमने आर्टिकल खेला। आर्टिकल खेला मतलब किताबों में भी नहीं मिलता मेरे प्यारे बच्चे। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी, एक एक आर्टिकल को हमने समझा क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बहुत रेयर है कि पूछा जाए। ठीक है, अब यहां से हम बात करेंगे कि जो एक्चुअल है ठीक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वह स्टार्ट होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। अब ये बात आप मेरी समझते चले जाना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बात आप समझना। हुआ क्या, ये बात है 1919 के भारत शासन अधिनियम की। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, ठीक है ना, उसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये बात कही गई कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। और उस पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रमुख कर्तव्य है या प्रमुख दायित्व होना चाहिए वह संघ के अधीन जो नियुक्त होने वाले कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनकी परीक्षाओं का संचालन संपादन करना और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना। बात समझ में आ रही है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसमें सबसे पहली बार बोला गया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और जिसका कार्य हो कि संघ के अधीन जो भी ठीक है अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति है, उन नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन संपादन, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, ये सारी व्यवस्था। देखिए इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो एक प्रावधान था, इसी को आधार बनाते हुए ठीक है एक कमीशन बनता है जिसका नाम है ली आयोग या शाही आयोग। ली आयोग या शाही आयोग बहुत रिसर्च करता है और 1926 में, कब बाबू, 1926 में वो लोक सेवा आयोग के गठन की ठीक है सिफारिशें प्रस्तुत करता है। बात समझ में आ रही है? वो बोलता है अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है 1926 में, और 1926 में बेटा सिफारिशें प्रस्तुत करके वो बोलता है कि हाँ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए और ठीक है इसकी प्रासंगिकता है, इसका बहुत महत्व है और संघ के अधीन जितने भी कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किए जाए वो सभी इसके अंतर्गत आए, वो इसी के दायरे में रहकर कार्य करें। 1923 में गठित किया गया था ली आयोग या शाही आयोग, 1926 में इसने अपनी सिफारिशें दी थी। इसके बाद फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया
और 1935 के भारत शासन अधिनियम में लिटरली एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। और आज हमारे संविधान में जो संघ लोक सेवा आयोग है, वो मैंने आपको बताया था जब मैं भारतीय संविधान के शोध पढ़ा रहा था कि आज हमारे संविधान में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसको हमने यहीं से लिया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किया है या स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसके गठन की बातचीत की गई। सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में के भारत शासन अधिनियम में, अब 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है बच्चे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो सबसे पहले बेटा 1919 के भारत शासन अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। बात समझ में आ रही है? लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के गठन की एक्चुअली चर्चा की गई, लिटरली बोला है तो लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा की गई। ठीक है, फिर 1923 में 1923 में एक ली आयोग या शाही आयोग का गठन किया गया और इसने 1926 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। 1926 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की बेटा इसने, ली आयोग या शाही आयोग ने। 1923 में ली आयोग या शाही आयोग का गठन, 1926 में इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और इसने कहा कि हाँ, यस, ठीक ना, इसने कहा कि आवश्यकता है लोक सेवा आयोग के गठन की, आवश्यकता है बच्चे, पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की। ठीक है, चलिए, आवश्यकता है। और इसी की सिफारिशों को आधार बनाते हुए फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 का बेटा जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है, जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य होने थे और इसी में उनकी सेवा शर्तों का भी निर्धारण कर दिया गया था। इसी में मेरे प्यारे बच्चे बाबू, इसी में उनकी सेवा शर्तों का भी निर्धारण कर दिया गया था। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को? ठीक है, अब हम देखिए यूपीएससी पर ले चलते हैं आपको सीधे सीधे। तो ये हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, जरूरी था देखना, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप कम से कम नहीं तो पूरा इतिहास तो खोल के रख सके कि भैया ठीक है ये ले, ठीक है, ये है इतिहास, ठीक है, जो हम खोल के रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अब इसमें एक एक बात आप समझते चले जाना, मैं बोलता चला जाऊंगा। यूपीएससी, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। दूसरे नंबर पर आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई कार्यकाल बताइए आप, तो आप कहेंगे कि 6 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है ना, दूसरे नंबर पर पूछा जाता है कार्यकाल बताइए, तो आप कहेंगे 6 वर्ष का कार्यकाल है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो।
65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष का कार्यकाल, या फिर मेरे भाई 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। 6 वर्ष का कार्यकाल है, 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। जो भी पहले पूरा हो। बात समझ में आ रही है? कार्यकाल 6 वर्ष का है, ठीक, कार्यकाल 6 वर्ष का है। यदि इसी बीच 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, ठीक है, तो उसे अपने पास से हटना होगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है, वह पूछा जाता है पुनर्नियुक्ति। अगर एक बार आप आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन गए, तो क्या आपको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है? भाई सवाल तो जायज है। अगर मान के चलिए कि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, 65 वर्ष की आयु आपकी पूरी नहीं हुई, 2-3-4 साल बचे हुए हैं, तो क्या आपकी दोबारा से पुनर्नियुक्ति हो सकती है? ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर आप एक बार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन गए, तो फिर इसके बाद पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, पुनर्नियुक्ति का किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, पुनर्नियुक्ति हो ही नहीं सकती। अगर मान के चलिए कि भाई दम घुटने लगा, ठीक है, शोषण होने लगा, ये बात समझना, दम घुटने लगा, शोषण होने लगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आप त्याग पत्र किसको देंगे? ठीक है, आप पद त्यागना चाह रहे हैं, तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे आप? त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अगर पद से हटाना हो, पदच्युति, पद से हटाना हो, हटाएगा कौन पद से? राष्ट्रपति हटाएगा। बोलो, पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, ठीक है, एससी की जांच के बाद, मैंने बताया था ना, और सुप्रीम कोर्ट की जांच को मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति, जांच के बाद। और सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन को, एससी के जांच को राष्ट्रपति बाध्य है मानने के लिए बेटा, राष्ट्रपति बाउंडेड है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी, वो बाद में इस लेक्चर को देखे या पीडीएफ को देखे, वो स्मार्ट बने कि पीडीएफ से पढ़ता हूं चलो, तो बताए वो क्या कहता है? वो कहता है सर कुछ समझ में नहीं आता। समझ में कैसे आ जाएगा? मैंने लिखा जांच राष्ट्रपति बाध्य, तो क्या जांच राष्ट्रपति बाध्य? अरे यार, इसका क्या मतलब हुआ? है ना, फिर वो टेलीग्राम पे मैसेज। तो इसलिए लेक्चर देखने की आवश्यकता होती है। देखिए, एससी की जांच के बाद राष्ट्रपति को, एससी की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसको उसके पद से पदच्युत किया जाएगा, मतलब रिमूव किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है बेटा? बाउंडेड होगा, बाध्य होगा। ठीक है, अच्छा, अब सीधी सी बात है, ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति को हम पद से हटाते हैं, तो आप एक सवाल पूछते हैं मुझसे, है ना, आप एक सवाल पूछते हैं कि सर इसका आधार क्या होगा? इसके पद से हटाए जाने का आधार क्या होगा? ठीक है, जैसे, ठीक है ना, आपने किसी को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया मुस्कुराते हुए, तो फिर उसके पीछे नहीं पड़ जाना। ठीक है, एकदम सुनील शेट्टी की तरह, है ना, कि अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसा नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, आपने अपना प्रस्ताव भेजा, उसने इनकार कर दिया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि एक कमेंट मैंने देखा है, ठीक है, तो पीछे नहीं पड़ जाना। ठीक है भाई, ठीक है, उनके जीवन में अपने कुछ अलग गोल्स रहे होंगे, उनके जीवन में अपने कुछ ठीक है अलग ही वो रहे होंगे, लक्ष्य रहे होंगे, ठीक है, कुछ अलग बस सोच रहे होंगे, किसी के पीछे नहीं पड़ना, गलत बात है बच्चे। चलिए, तो ऐसे ही, ठीक है आओ यहाँ पर। तो आधार क्या है उसे उसके पद से हटाने का? तो सबसे पहला आधार है कि भाई पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। ये बात ठीक है ना, समझ में रखनी है, पागल या दिवालिया ना हो। नंबर फर्स्ट, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो ना हो पागल ना हो दिवालिया, आधार ये है कि भाई पागल या दिवालिया ना हो। थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया ये पागल या दिवालिया, है ना, नीचे करना पड़ेगा यार ये।
उसमें ही चला गया पूरा। तो पागल या दिवालिया ना हो। नंबर फर्स्ट, ठीक है। आधार ये है मेरे प्यारे बच्चे कि ना हो पागल ना हो दिवालिया। दूसरा, अपने कार्यकाल के दौरान किसी और दूसरे रोजगार में लगा हुआ ना हो, संलग्न ना हो। कार्यकाल के दौरान किसी दूसरे रोजगार में संलग्न ना हो। पागल या दिवालिया ना हो बेटा। और कार्यकाल के दौरान अन्य किसी रोजगार में संलग्न ना हो। अन्य किसी रोजगार में संलग्न ना हो। कार्यकाल के दौरान अन्य किसी रोजगार में संलग्न ना हो, ना हो। ठीक है जी। तो पागल या दिवालिया ना हो और अन्य, ठीक है, किसी भी रोजगार में अपने कार्यकाल के दौरान भैया लगा हुआ ना हो। अन्य किसी भी रोजगार में अपने कार्यकाल के दौरान लगा हुआ ना हो, संलग्न ना हो। ठीक है। अब आयोग के सदस्यों की संख्या और मतलब आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, तो इसका जो निर्धारण किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एकदम क्लियर है। ठीक है, ये बात आप कान खोल के समझ लेना। आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की है। बात समझ में आ रही है, ये राष्ट्रपति की है यहां पर, तो राष्ट्रपति ही करेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये बात आप बहुत अच्छे से, ठीक है, समझ लेना यहां पर किसी को। चलिए, अब लेकिन संसद को क्या है, संसद को केवल संघ या राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का, लोक सेवा आयोग के सृजन का अधिकार है। जिन राज्यों में नहीं है उन राज्यों में, ठीक है, लोक सेवा आयोग का सृजन कर देना। तो संसद को है संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार। ठीक है, ये संसद को है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि मैंने बताया, आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, आयोग के सदस्यों की संख्या, आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण बेटा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का जो निर्धारण किया जाएगा, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को बच्चे। चलिए, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूपीएससी को खत्म करें बेटा। वेतन, पेंशन और भत्ते, ठीक है ना, यूपीएससी वेतन पेंशन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। मैं संचित निधि आपको पढ़ा कर आया हूं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर, ठीक है, भारित होते हैं। वेतन पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है बच्चे, और ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वेतन पेंशन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। और आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति फिर संसद के समक्ष। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति फिर करता है बेटा किसके समक्ष, ठीक है, संसद के समक्ष। ठीक है,
अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी बेटा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी के बारे में बात करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वेतन पेंशन भत्ता वगैरह जो भी हैं सदस्यों के, वो राज्य की संचित निधि पर भारित है, ठीक है ना। और एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेंगे, उस राज्य के राज्यपाल करेंगे। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो, तो नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा होगी। इतना तो कॉमन सेंस होगा, है ना बेटा आपको, कि नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा हो, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल के द्वारा होगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद कार्यकाल 6,62 6,62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। वेतन पेंशन भत्ता, वेतन पेंशन भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित बेटा, राज्य की संचित निधि पर भारित, राज्य की संचित निधि पर भारित। वेतन पेंशन भत्ता, जो वेतन पेंशन और भत्ता है वह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर ठीक है कोई भी सदस्य त्यागपत्र देना चाहे समय से पहले, तो वहां राष्ट्रपति को देगा और यहां पर त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर बेटा निष्कासन किया जाता है, पदच्युति, बस यही बात समझनी है, पदच्युति की जाती है, पदच्युति, तो फिर वहां पर है राष्ट्रपति, क्योंकि कोई छोटा मोटा पद नहीं है मेरे प्यारे बच्चे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का, कि अगर पद से हटाया जा रहा है, ठीक है ना, तो पद से किसके द्वारा हटाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, रिमूवल किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, रिमूवल किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है। अभी बच्चे मैं इसी के साथ जो है ना इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो यहां तक किसी भी तरह का आपको कोई इश्यू होगा, सारी बातें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ठीक है बच्चे। लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार सभी, ढेर सारा।